हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाने के लिए तैयार हुआ हूँ, जिसका विषय है क्रिटिकल थिंकिंग, या इसको हिंदी में अगर हम बोले तो आलोचनात्मक विचार या समीक्षात्मक विचार। ओके, तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, और इसके क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, या बोले तो इसके क्या मूलभूत चरण होते हैं, जो हमारे मेरे मीडियम वाले कई फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है और ना इस पेपर के लिए कोई बुक्स अवेलेबल है। तो मुझे किसी ने सलाह दिया कि आप इस पेपर को यूट्यूब पर पढ़ाइए, जिससे कि बच्चों की हेल्प भी हो जाएगी और मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम कर लिया जाए, अच्छा भी है एक तरह से, सबका इसमें अच्छा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब अपने टॉपिक की ओर चलता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि थिंकिंग क्या होती है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है और इससे क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि थिंकिंग। तो दोस्तों, थिंकिंग एक नॉर्मली, मान लो मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति मेरी दाढ़ी को सोच के ये बोले कि देखो इसकी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, इनके पास दाढ़ी कटवाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, पर उस व्यक्ति ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हो सकता है कि इसके पास पैसे का अभाव हो या समय का अभाव हो या कोई पर्सनल रीज़न हो जिसकी वजह से इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं बनवाई। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये हुई थिंकिंग। मतलब जब हम किसी एक सोच को बिना किसी रिजल्ट और पॉइंट के लाते हैं, उसे हम थिंकिंग कहते हैं, यानी विचार। सिर्फ थिंकिंग या विचार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है कि हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आलोचनात्मक विचार हिंदी में, ठीक है, या समीक्षात्मक विचार। इसमें यही है कि आपने ये तो सोच लिया कि इनके पास दाढ़ी कटवाने के पैसे नहीं हैं, या ऐसे ही इन्होंने नहीं कटवाए अपनी दाढ़ी। ठीक है, पर अगर उस व्यक्ति ने यह सोचा होता कि हो सकता है इनके पास समय का अभाव हुआ होगा या कोई और वजह होगी, ठीक है, जिससे इन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि जब हम किसी एक सोच को मतलब उसके हम अगले पर्सपेक्टिव और उसके जो आगे के स्टेप्स हैं उनको भी आगे सोचकर हम उस पर अपना थिंकिंग करते हैं, तो होता है क्रिटिकल थिंकिंग। और दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग में मतलब जैसे इसके कैरेक्टर की बात करूं, मतलब इसकी विशेषताएं, जैसे आलोचनात्मक विचार की विशेषताएं क्या होंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? इसमें हमें सबसे पहले सोचना होता है, उसके बाद फिर उस सोच पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है या उस पर पुनर्विचार करने की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है डी फॉर्म। डी फॉर्म में मतलब गहराई से सोचना, मतलब क्या हो रहा है, मतलब हम जो थिंकिंग कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो उसमें हमें डीपली थिंकिंग करनी होती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है विद रीज़न एंड रिजल्ट। जो ये क्रिटिकल थिंकिंग होता है, इसमें कई कारण होते हैं और उसके परिणाम भी होते हैं। फिर आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट डब्ल्यू। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट डब्ल्यू आप पूछेंगे क्या होता है? इसमें सबसे इसके भी कई पार्ट्स हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डब्ल्यू में पहला हो गया वाई, क्यों मतलब हम सोच रहे हैं, या क्यों मतलब थिंकिंग करना चाहते हैं, क्यों हमें ट्रू नॉलेज के लिए क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है। तो हमें नॉलेज को जानने के लिए कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ताकि हमें ट्रू नॉलेज मिल सके।
नहीं तो जो हमारा बिलीफ होता है वो एक बिलीफ ही या फिर ओपिनियन ही बनकर रह जाता है, फिर हम नॉलेज की तरफ हमारा अप्रोच सही नहीं होता। फिर दोस्तों दूसरा है वेयर, मतलब क्यों, कि हमें क्यों ये इसकी आवश्यकता पड़ रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, क्यों हमें सोचने की ज़रूरत पड़ रही है गहराई से। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ गया आपका वेयर, कहाँ, और चौथा पॉइंट आ गया आपका व्हेन, कब और कैसे, या फिर लास्ट पॉइंट जो है वो कौन है। जैसे दोस्तों हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं सिंपली। जैसे जब हम किसी बुक मार्केट में शॉपिंग के लिए या मतलब बुक खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने मेरे से बोला कि भाई सीटेट की बुक खरीद लो, पेपर की तैयारी कर लो, ये बहुत आसान है, इसकी बुक, इस राइटर की बुक ले लो। तो आपने क्या करा, या मैंने मतलब क्या करा कि जैसे उस व्यक्ति ने मुझे ये बात कही तो मैंने उस व्यक्ति की बात को मान लिया, ठीक है, और मैंने मतलब बिना थिंकिंग के, बिना सोचे समझे कुछ भी मतलब पेज पलटना चालू कर दिया। ठीक है, जैसे मेरे पे ये कॉपी है, मैंने मतलब पलटना चालू कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थिंकिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रिटिकल थिंकिंग। फिर हमें क्या करना होता है, हमारे माइंड में एक मतलब कई सारे थॉट्स आते होते हैं जिनसे हम परेशान भी रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अपने माइंड को शांत करके शांति से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसके राइटर के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि इसके 1-2 चैप्टर्स को पढ़ने का ट्राई करते हैं कि क्या क्या बातें हैं इसमें, क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, किसने फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो फिर हम इसमें क्रिटिकल थिंकिंग ही करते हैं। कैसे आप समझिए, मतलब थिंकिंग तो हमने पहले की, उसके बाद फिर हमने क्रिटिकल थिंकिंग ही की। तो हमें नॉलेज को जानने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, और बिना क्रिटिकल थिंकिंग के नॉलेज ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग, इसको एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भी आप समझना चाहें तो जैसे नॉर्मली होता क्या है, जैसे हम मान लीजिए हमारे रिलेटिव में कोई बीमार पड़ गया, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई कुछ भी बीमारी हो गई, ठीक है, और हम उसे हॉस्पिटल ले आते हैं, और बाय द वे हमें एडमिट करना पड़ जाता है। डॉक्टर हमें ये बोलते हैं कि भाई इन्हें तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं, मान लीजिए उनका ट्रीटमेंट करके, तो हम पूछते हैं कि डॉक्टर बताइए क्या हुआ। तो फिर क्या होता है कि हम एक तो डरे हुए रहते हैं पहले से, फिर हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर ने मतलब कैसे क्या ट्रीटमेंट किया, क्या मेडिसिन दी है पेशेंट को। ठीक है, तो वहाँ मान लो कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है उस समय कि वो, और हमें वहाँ से ये न्यूज़ मिल जाए कि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है उस बंदे की, जो बंदा बीमार है। ठीक है, तो हम घबरा जाते हैं। तो उसमें क्या है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस वही होने वाला है, मतलब उसकी डेथ ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम बायस्ड रहेंगे, अपने सेल्फ बायस्ड रहेंगे। ठीक है, हमें सकारात्मक रूप से अपने माइंड को शांत करके सकारात्मक रूप से ये सोचना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब वो मेडिसिन लेंगे, परहेज करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसमें हमने क्या करा कि हमने सोचने के बाद भी उसके अगले परिप्रेक्ष्य को भी जानने की कोशिश की, और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको भी जानने की कोशिश की। तो ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब इसे हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जो हमारा नॉर्मली जो हमारा बिलीफ होता है वही हमारे माइंड में इधर उधर मान लीजिए घूमता रहता है, और हम उसी को हम सच मान लेते हैं। लाइफ में क्रिटिकल थिंकिंग का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम कोई फाइनल जजमेंट अगर बिना क्रिटिकल थिंकिंग लेते हैं, इससे हमें प्रॉब्लम ही होती है बहुत। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए हमारा ओपिनियन है कि या बिलीफ है कि कोई ऐसा लड़का है जो यूपीएससी में तैयारी करना चाह रहा है, ठीक है, और
और वो हर चीज़ सिलेबस देखता है पहले, फिर क्या करता है कि फिर देखता है कि कितने फेज में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, फिर पूरा सिलेबस के हिसाब से बुक्स खरीद के लाता है मार्केट से, ठीक है। फिर वो उलझ जाता है अपने आप में कि मैं क्या करूं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूं। जैसे वो चाहेगा कि सोशलॉजी लूँ, फिलोसफी लूँ, पॉलिटिकल साइंस लूँ, बायोलॉजी लूँ, हिंदी लूँ, इंग्लिश लूँ, क्या लूँ। तो इसमें वो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये उनका बिलीफ नहीं, जैसे अगर वो ये सोचे वो बंदा कि मैं ऐसा करता हूँ, फिलोसफी ले लेता हूँ, और उसको क्या है फिलोसफी में उसने मान लीजिए 3-4 पेपर ऐसे हैं जो उन्होंने पढ़े नहीं, तो उसने क्या करा, उस बंदे ने ठीक से ना, मतलब ठीक से उसने डिसीजन नहीं लिया और ना उसने ठीक से थिंकिंग की। तो इस पे जो है हमारा प्रोग्रेस, नॉलेज फिर रुक जाता है धीरे धीरे। और हमें नॉलेज को जानने के लिए कुछ स्क्रूटनी तो करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करना पड़ेगा, इसके बिना हमें ट्रू नॉलेज मिलेगा नहीं, ठीक है। तो हमें एक पूरी तरह से हमें विश्लेषण करना होता है, एक तरीके से मैं अगर ये मैं कहूँ कि हमें पूरा एनालाइज करना होता है, ठीक है। जैसे कि एक बुक है, राइटर है बहुत ही फेमस, जॉन डेवी। उन्होंने अपनी बुक हाउ टू थिंक में यह लिखा है कि जो ट्रू नॉलेज होता है उसके लिए हमें बिलीफ, जस्टिफिकेशन प्लस ट्रुथ, इन तीनों की जरूरत होती है। और ट्रू नॉलेज के लिए इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है, और इन तीनों से मिलकर ही एक ट्रू नॉलेज हमें मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो नॉलेज होता है वो ओपिनियन से अलग होता है। बिलीफ एक अलग चीज़ है, ओपिनियन एक अलग चीज़ है, और नॉलेज एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यह एक मतलब हमने क्या करा कि एक तरह से हमने एक्ट किया, फिलोसफिकल एक्ट इसको हम कहें तो हाँ ये ठीक रहेगा, फिलोसफिकल एक्ट ही कहेंगे, मतलब दार्शनिक क्रिया, ठीक है। तो जो कि सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन कहलाता है, मतलब दूसरे क्रम का प्रश्न, ठीक है। इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि दोस्तों हमारे अंदर माइंड के अंदर बहुत सारे मतलब बायसनेस आ जाती है। तो हमें इस बायसनेस से दूर रखने के लिए हमें इंडक्शन और डिडक्शन मेथड की जरूरत पड़ती है। इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं आगमन और डिडक्शन को बोलते हैं निगमन, ठीक है। तो हम इन दोनों का प्रयोग करते हुए एक मतलब है तो नए ज्ञान को हमें अपने विकसित करना होता है, ठीक है। जिसे एक मतलब एक व्यवहारिक विधि के रूप में इसको जाना भी जाता है, ठीक है। अब मैं दोस्तों इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं, मतलब आलोचनात्मक विचार के जो मूलभूत चरण है उस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहला है फेल्ट डिफिकल्टी और डाउट या स्केप्टिक मेथड। इसमें अगर बोलें हिंदी माध्यम वालों स्टूडेंट्स के लिए कि कठिनाइयों का उत्पन्न होना या संदेह होना, ठीक है, तो ये सही है। तो पहले फेज में क्या होता है कि हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, जो हमारा बिलीफ होता है वो सही नहीं होता है, और जो हर एक बिलीफ है वो हमेशा नॉलेज नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे कल कॉलेज में जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, और जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि रोड पर बहुत ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है। तो इसमें अगर हम कुछ भी अपने मन से डिसीजन ले लें कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ, ऐसे चला जाता हूँ, तो ये गलत होगा, सही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या हुआ कि हम एक प्रॉब्लम में फंस गए, हमारे पास एक प्रॉब्लम खड़ी जाती है, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स लोकेशन एंड डेफिनेशन। मतलब इसके अंतर्गत हम किसी स्थिर स्थिति पर नहीं सोचते हैं, हमारे पास उस समय समस्या क्या है हम उस पर सोचते हैं कि उसका मतलब उस वे में उसका क्या संदर्भ है, क्या टाइमिंग है, क्या स्पेस है, इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे रोड से एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि रोड पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तीसरा, सजेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। इसमें इसको हिंदी में हम बोले तो संभावित
संभावित सजेशन ऑफ संभावित मतलब विचारों का हल, ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं या कहें तो आइडिया आते हैं। जैसे कि हम उस समय यह सोचते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, ओला या उबर बुक कर लेता हूँ या मेट्रो से चला जाता हूँ, क्योंकि सड़क पर जो है ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है। फिर मेट्रो से जब हम उतरते हैं मेट्रो स्टेशन पे, फिर हम सोचते हैं कि चलो बस है, बस मिल रही है, बस से चले। फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम है। फिर हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि चलो थोड़े दूर पैदल ही चला जाता हूँ, कॉलेज पास में ही है अब और एग्ज़ाम हॉल में हमें समय पे पहुँचना भी है, ताकि मैं हम जल्दी जल्दी पैदल चलते हैं ताकि हम कॉलेज में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में टाइम पे पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों। और 4th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। इसमें मतलब हमें इसको अगर हिंदी में बोले तो तार्किक विकास। हाँ, मतलब इसमें जो हमने 3rd पॉइंट पे भी बात की थी कि सजेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो हमने 3rd पॉइंट में जो हमारे माइंड में बहुत सारे आइडिया या थॉट्स आते हैं, इन तमाम आइडिया और थॉट्स में से हमें किसी एक पर टिक मार्क करना होता है, या हमें किसी एक को चुनना होता है जो हमें सबसे उपयुक्त विकल्प लगते हैं, जो मतलब हमें सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और जो सजेशन होता है, सजेशन से आंसर कैसे निकाला जाए, वो काम जो है रीजनिंग का है। मतलब इसमें हम एक तरह से कहें तो पूरे इसका मतलब विस्तृत रूप से उस पर चर्चा करते हैं, थिंक और रीजनिंग लगाते हैं। रीजनिंग यहाँ पर अप्लाई होता है, आप यहाँ पर रीजनिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तार्किक विश्लेषण करते हैं। तो सजेशन से आंसर कैसे निकाला जाए, वो काम तर्क या रीजनिंग का है। फिर आता है लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि हमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन पावर है, ठीक है, जो हमें मतलब हमारे पास जो अवलोकन शक्ति है, उसके आधार पर इन तमाम आइडिया जो हमारे पास माइंड में तमाम आइडिया जो आते हैं, इन तमाम आइडिया या तर्कों में से किसी एक आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे बहुत बड़े मतलब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और हमारे लिए काम का होता है, जिससे कि हमें नॉलेज को ढूंढने में आसानी होगी। तो इसको हम क्या करते हैं इसमें कि जो पॉइंट मतलब जो आइडिया या थॉट्स या बोले तो तर्क जो हमारे काम के होते हैं, जो बहुत उपयुक्त होते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। और बाकी जो फालतू के होते हैं थॉट्स या रीजनिंग तर्क, तो हाँ, उसको हम छोड़ देते हैं। और इस प्रकार हमें ट्रू नॉलेज मिल जाता है, हम सत्य ज्ञान पर पहुँच पाते हैं और फिर लास्ट में डिसीजन या जजमेंट ले लेते हैं, निर्णय, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आलोचनात्मक विचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला, ट्रू नॉलेज पाने के लिए, और दूसरा नॉलेज के मतलब सही होने के लिए, नॉलेज को हमें ठीक करने के लिए, तीसरा बायसनेस से हटने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप अपने हिसाब से भी अपने थॉट्स लिख सकते हैं, या फिर इन फैक्ट्स के आधार पे भी अपना आंसर पुट अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें बेसिकली क्या है कंक्लूजन में कि आपको थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ही मतलब विस्तृत रूप से बात करने के लिए जो फैक्ट्स है दोनों थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, इसको पॉइंट आउट करके आपको वहाँ मेंशन करने होगा। मतलब आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको अपने थॉट्स ही मेंशन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग का ये टॉपिक पूरा होता है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं एनी टाइम फ्री हूँ आपके लिए। और
वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।